आ गए तुम। आओ जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। नहीं काजल, मेरा खाने का मन नहीं है। अरे थोड़ा सा तो खा लो। नहीं, बिल्कुल भी मन नहीं है, सच में। ऑफिस में फिर कुछ हुआ है क्या? नहीं तो। झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे से सब पता चल रहा है। अब क्या बताऊं तुम्हें, वो खड़ूस बॉस रोज किसी ना किसी बात पर डांटता रहता है। परेशान हो गया हूं यार मैं उससे। अरे तो तुम नौकरी बदल लो ना। इतना आसान नहीं है कि तुम्हारी माँ का खेत नहीं है कि आज गेहूं उगा लो और कल धान, समझी? ये कहकर ईशान गुस्से में उठकर चला गया, लेकिन ईशान की बात सुनकर उसकी पत्नी काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। दरअसल काजल बहुत ही गरीब माँ की बेटी थी। बचपन में ही उसके पिता उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद काजल की माँ कविता ने बड़ी मुश्किलों से उसे पढ़ा लिखाकर उसकी शादी ईशान से करा दी। काजल, ओ काजल, अरे सॉरी यार, मुझे तुम्हारी माँ को बीच में नहीं लाना चाहिए था। बात वो नहीं है ईशान, बात यह है कि जहाँ तुम्हें गुस्सा दिखाना चाहिए वहाँ तो तुम गुस्सा दिखाते नहीं हो, और जो तुम्हें सही चीज बता रहे हैं तुम उसी पर अपनी भड़ास निकाल देते हो। हाँ बाबा, बात मान तो रहा हूँ, मेरी गलती है, अब माफ कर दो ना यार। अच्छा सुनो, भूख लगी है यार, खाना तो खिला दो। फिर दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खाते खाते ईशान सोचने लगा कि काजल ने 100% ठीक बात कही थी। और फिर अगले दिन ईशान जल्दी घर लौट आया। आज बहुत जल्दी आ गए, सब ठीक तो है ना? काजल, मैंने रिजाइन कर दिया है। आज फिर वो खड़ूस बुढ़ा परेशान करा था। क्या हुआ था? पता नहीं, फालतू में ही भड़कने लगा मुझ पर। अब कल ऑफिस जाना है, हिसाब किताब करने, जल्दी आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। अब कुछ दिन आराम करो और फिर सोचना नई जॉब के बारे में। उस दिन ईशान वाकई काफी रिलैक्स था। उसे अपनी जॉब जाने की कोई खास चिंता नहीं थी। अगले दिन वो ऑफिस गया और शाम को उसी वक्त वापस आया जैसे वो पहले आता था। क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि जल्दी आ जाओगे, लेकिन तुम तो लेट हो गए। अरे इधर मेरे पास आओ काजल, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी है। बड़े खुश लग रहे हो, क्या हुआ? मैं तो हिसाब किताब करने गया था, पर पता क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे ही मैं हिसाब किताब करने अकाउंट्स में गया, तभी मुझे मेरे एक साथी ने कहा कि मुझे कैबिन में बुलाया है। उसी बुड्ढे ने? सुनो तो सही, मैं कैबिन में गया तो देखा कि सेठ तो है ही नहीं, बल्कि उसकी कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी। है? लड़की? हाँ, मैं भी चौंक गया था। तब उस लड़की ने मुझसे कहा, हाय ईशान, आई एम ओजस्वी, मैं आपके बॉस की बेटी हूँ। ओह हाय मैम। मैंने सुना कि तुमने कल रिजाइन कर दिया है, क्या वजह है? कहीं और जॉब मिल गई है? नहीं मैम, मेरे पास कहीं से कोई ऑफर नहीं है। तो फिर? मैंने पता किया तुम तो अच्छे एम्प्लॉय हो, फिर छोड़ क्यों रहे हो? वो मैम, क्या कहूँ आपसे। पापा हर वक्त डांटते हैं ना? आई नो, वो घर पर भी ऐसे ही है, मुझे भी डांटते रहते हैं। पर अब तुम चिंता मत करो, वो रिटायरमेंट ले रहे हैं और अब से इस फैक्ट्री को मैं ही संभालूंगी। और हाँ, मैं अपने पापा की तरह सबको डांटती नहीं हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अरे आगे तो सुनो। पता है ओजस्वी मैम ने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी, कसम से। जितना खड़ूस बुड्ढा है ना, उतनी समझदार उसकी बेटी निकली। टैलेंट की कदर अच्छे से जानती है वो। ईशान की नौकरी बच जाने और उसकी सैलरी बढ़ने की वजह से काजल भी खुश थी। फिर अगले दिन ऑफिस में, हाय मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ ईशान, आओ ना। और प्लीज ये मैम वैम मत बोला करो यार, हम लोग एक ही उम्र के हैं। पर मैम, आप मेरी बॉस हैं। ओह कम ऑन ईशान, अगर मेरी जगह तुम मेरे पापा के घर जन्म लेते तो आज तुम इस फैक्ट्री के बॉस होते। फर्क जन्म से नहीं, कर्म से पड़ता है। सो प्लीज कॉल मी ओजस्वी, जस्ट ओजस्वी, ओके? ओके मैम। ओ सॉरी, ओजस्वी। ईशान की बात सुनकर ओजस्वी हंसने लगी और उसे हंसते हुए देखकर ईशान भी हंसी रोक नहीं पाया। और फिर, अच्छा सुनो, एक बड़ा ऑर्डर आया है और हमें वो हर हाल में पूरा करना है। तो आज के बाद से सुबह की शिफ्ट तुम देखोगे और मुझे प्रोडक्शन के स्टेटस के बारे में हर 2 घंटे में अपडेट करोगे, ओके? ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तभी तो तुम्हारी सैलरी बढ़ाई है, मैं जानती हूँ तुम कर लोगे, है ना? हाँ हाँ जरूर मैम। पहले ईशान फैक्ट्री जाने से जितना घबराता था, अब तो उसका मन फैक्ट्री में ही लगा रहता था। वो रोज देर से घर लौटता और फिर थका हारा सो जाता। थकान की वजह से वो काजल से ज्यादा बात भी नहीं कर पाता था। उधर ओजस्वी और ईशान एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिता रहे थे। ओजस्वी जितनी सुंदर थी, ईशान भी उतना ही हैंडसम था। फिर एक सुबह, ईशान आज डेडलाइन की लास्ट डेट है, ऑर्डर तैयार तो है ना? हाँ ओजस्वी, करीब करीब पूरा ही हो गया है। तुम भरोसा रखो मुझ पर, आज चाहे जो हो जाए मैं खुद मशीन पर बैठूंगा, लेकिन काम पूरा करके ही दम लूंगा। उस दिन ईशान ने न सिर्फ शिफ्ट संभाली बल्कि एक मशीन पर बैठकर खुद भी काम करता रहा। और फिर कुछ घंटों बाद ओजस्वी दौड़ती हुई आई। ईशान, डीलर की ट्रक आ गए हैं। फिक्र मत करो ओजस्वी, सारा ऑर्डर तैयार है, मैंने पैकिंग भी करवा दी है। टास्क पूरा हुआ बॉस। ये सुनकर ओजस्वी खुशी से उछल पड़ी और ईशान के गले लग गई। फैक्ट्री के सारे मजदूर भी खुशी से नाचने लगे। तभी, आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है, शाम को होटल में एक पार्टी होगी मेरी तरफ से, आप सब लोग आइएगा। ये सुनकर सारे लोग और खुश हो गए। फिर शाम को, कब तक आ जाओगे? पता नहीं यार, ऑफिस की पार्टी है, अब न जाने कितनी देर लगे। मैं भी चलूं क्या तुम्हारे साथ? नहीं यार, सिर्फ एम्प्लॉयज को बुलाया है, चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। पार्टी में जमकर नाच गाना हुआ, सभी ने खूब एंजॉय किया।
ओजस्वी और ईशान तो बहुत ही खुश थे और इसी एक्साइटमेंट में वो दोनों नाचते नाचते कई पैक पी गए। और फिर ईशान, मुझे तो भयंकर चढ़ गई है यार। हाँ यार, मैं भी फुल टल्ली हूँ। आई थिंक घर पर पापा नहीं है, मुंबई गए हुए हैं। ड्राइवर पर भरोसा नहीं कर सकती, सो प्लीज मेरे साथ चलो ना। हाँ क्यों नहीं, चलिए बॉस। कार ओजस्वी के बंगले पर रुकी और ईशान ओजस्वी को सहारा देते हुए घर के अंदर ले गया। ईशान ने ओजस्वी को बेड पर लिटाया, लेकिन वो अपना बैलेंस नहीं बना सका और वो भी बेड पर गिर गया। और फिर ओजस्वी ने उसे अपने करीब खींच लिया। फिर अगली सुबह, ईशान उठो उठो। क्या हुआ? ओह शिट। कि हमसे क्या हो गया ईशान? ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। ओजस्वी मुझे माफ कर दो, मैं खुद पर। इससे आगे ना तो ईशान कुछ कह पाया और ना ही ओजस्वी। दोनों बुरी तरह से पछता रहे थे। उधर उस ड्राइवर ने फैक्ट्री में सबको बता दिया कि ईशान सारी रात ओजस्वी के घर में था। बात आग की तरफ फैल गई और जब ये बात ओजस्वी के पिता को पता चली तब। जी तो करता है तेरी जान ले लूं, लेकिन उससे मेरी बेटी की बदनामी रुकेगी नहीं। अब एक ही रास्ता है, तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। हाँ ईशान, यू हैव टू मैरी मी प्लीज। तुझे ओजस्वी से शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुझ पर रेप का केस लगवा दूंगा और फिर तू सारी जिंदगी जेल में काटेगा। मरता क्या न करता। जेल जाने के डर से ईशान ने हाँ कर दी और फिर कोर्ट में ओजस्वी और ईशान की शादी हो गई। और फिर ईशान ओजस्वी को लेकर सीधे अपने घर चला गया। जैसे ही काजल ने दरवाजा खोला तो ईशान और ओजस्वी को शादी के जोड़े में देखकर वो बुरी तरह से टूट गई। कई दिनों तक काजल ने ना तो ईशान से बात की और ना ही ओजस्वी से। लेकिन फिर एक दिन, मैं जानती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, पर तुम भी एक लड़की हो, मेरी मजबूरी समझ सकती हो। मेरे पापा बहुत ही गुस्से वाले हैं। अगर ईशान मुझसे शादी नहीं करता तो वो उसे जेल में भेज देते और फिर तुम्हारा क्या होता। यही सोचकर ईशान ने मुझसे शादी कर ली। माफ कर दो उसे। काजल ने देखा ईशान हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा था। काजल ने उन दोनों को माफ कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुई काजल को ओजस्वी ने गले लगाकर सहारा दिया और फिर उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे ओजस्वी और काजल एक दूसरे को समझने लगी और फिर दोनों में खूब बनने लगी। वो दोनों एक साथ घर के सारे काम करती और खूब मस्ती करती। उधर ईशान एक दूसरी कंपनी में काम करने लगा था। ऐसे ही कई महीने बीत गए और फिर एक दिन। ओजस्वी। पापा, आप और यहाँ? मुझे माफ कर दे बेटी। मुझे लगा था कि ईशान ने तेरी दौलत देखकर वो सब किया, पर अब मैं समझ गया हूं कि मैंने उसे गलत समझा। मैं तेरे बिना नहीं रह पा रहा और फिर तेरे सिवा मेरा है ही कौन। वो बंगला मुझे काटने को दौड़ता है। ईशान बेटा, प्लीज तुम अपनी दोनों पत्नियों के साथ आकर मेरे बंगले में रहो। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। प्लीज मेरी बात मान लो, तुम्हें भगवान का वास्ता। ठीक है सर, हम आपके पास रहने आ जाएंगे। आपको आपकी बेटी मिल जाएगी, लेकिन काजल की माँ, वो हमारे साथ शिफ्ट होने वाली थी, उनका क्या होगा? उन्हें भी अपने साथ ले आओ, वो भी हमारे साथ ही रहेंगी। सभी लोग खुशी खुशी जीवन के बंगले में रहने चले गए और फिर 2 दिन बाद ईशान काजल की माँ मीना को भी अपने साथ ले आया। लेकिन जैसे ही जीवन ने मीना को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, मीना तुम आखिर मुझे मिल ही गई। लगता है भगवान ने मेरा प्रायश्चित स्वीकार कर लिया। मैंने अपने गुस्से की वजह से ही तुम्हें खो दिया था और आज मुझे मेरी खोई हुई पत्नी और बड़ी बेटी मिल गई। काजल, मुझे माफ कर दे बेटी। मैं तेरी माँ और तुझे छोड़कर भाग गया था और ओजस्वी को साथ ले गया था, पर आज मेरा परिवार पूरा हो गया। सच जानकर सभी हैरान थे, लेकिन काजल और ओजस्वी खुश भी थीं, क्योंकि अब वो सौतन से बहनें जो बन गई। कमला, मैंने सुना है कि वो शर्मा जी की बहू ने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया है। क्या करे जी, आजकल की बहुओं को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो कैसे निकलेगी। अब उस शर्मा जी की बहू को ही लगा लो। सच कहूँ तो आजकल की बहुओं को देखकर तो मुझे बड़ा ही डर लगता है। मैं तो अपने आलोक के लिए गांव की सीधी साधी लड़की लाऊंगी। आजकल लड़कों का भी कुछ भरोसा नहीं। शहर में नौकरी करता है, न जाने कभी किसी शहरी मैडम को ही ब्याह कर ले आए। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए जी। ऐसा सोचकर भी मेरा जी घबरा रहा है। आप जल्द से जल्द उसके लिए गांव की कोई संस्कारी लड़की ढूंढिए। इसमें ढूंढना क्या कमला? भूल गई, आलोक जब 3 साल का था तभी मैंने उसकी शादी दूसरे गांव में रहने वाले अपने दोस्त धर्मराज की बेटी गट्टो से तय कर दी थी। लेकिन जहां तक मुझे याद है, बचपन में उसका रंग काला था। अगर कहीं अभी भी वैसी ही हुई तो मेरा मतलब है, अब अगर आलोक इस रिश्ते के लिए नहीं माना तो। अब कोई माने या ना माने, मेरे बेटे की शादी उसी के साथ होगी। मैंने अपने मरे हुए दोस्त को वादा किया है और अब मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता।
हस्तिनापुर गांव में रहने वाले राजेश्वर ने अपने बेटे की शादी बचपन में ही तय कर दी थी। उस लड़की का नाम गट्टो था। वो अपनी माँ के साथ सागरपुर गांव में रहती थी। वो दिखने में काली थी। उसकी चोटी टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ खड़ी रहती थी, जबकि आलोक दिखने में गोरा चिट्टा लंबे कद वाला हैंडसम लड़का था, जो कि मुंबई शहर में नौकरी करता था। एक रोज जब आलोक एक हफ्ते की छुट्टी लेकर गांव आता है तो उसके पिता उससे गट्टो का जिक्र करते हैं और उसकी शादी गट्टो से करवाने के लिए कहते हैं। नहीं बाबूजी, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। बचपन में तय किए गए इस रिश्ते को मैं नहीं मानता। मुझे शहरी लड़की से शादी करनी है। गांव की लड़की से शादी करके मुझे अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। उसके इनकार करते ही राजेश्वर को सदमा लगता है और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए आलोक गट्टो से शादी कर लेता है। एक रोज वो आलोक को शेविंग करते हुए देखती है, जिसे देख उसे लगता है कि ये गोरे होने की क्रीम है और वो सोचती है, ओह तो ये है वो क्रीम जिसको लगाकर आलोक जी इतने गोरे हुए हैं। अब तो मैं भी इसे लगाऊंगी। आधी रात को गट्टो वो क्रीम अपने फेस पर लगाकर सो जाती है। रात को जब आलोक को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए उठता है तो वो डर के मारे चिल्लाता है, भूत भूत। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहा है? माँ, अंदर कोई चुड़ैल है। चुड़ैल, मुझे चुड़ैल से बचा लो। मुझे उससे बहुत डर लगता है। तभी गट्टो बाहर आती है। उसे देख सभी चिल्ला पड़ते हैं, अरे माँ, मैं हूँ आपकी बहू गट्टो। गट्टो कभी खाना बनाती तो या तो सब्जी जला देती या तो कभी प्रेस करते हुए आलोक के नए कपड़े जला देती। उसकी हरकतों से आलोक परेशान हो जाता है और कुछ दिनों बाद वो वापस अपनी नौकरी पर चला जाता है। लेकिन शहर पहुंचने के बाद वो एक बार भी गट्टो को फोन नहीं करता और न ही उसकी खबर लेता। गट्टो ने अपनी सास से इतने दिनों में बढ़िया खाना बनाना सीख लिया, साथ ही घर के सभी काम सलीके से सीख लिए। लेकिन वो कुछ दिनों से उदास रहने लगी। उसे उदास देख कमला ने उससे कहा, क्या हुआ गट्टो बहू, आलोक की याद आ रही है क्या? जी माँ जी। तो तू उसके पास शहर क्यों नहीं चली जाती? देख, अभी तुम दोनों की नई नई शादी हुई है। जितना एक दूसरे के साथ समय बिताओगे उतना अच्छा रहेगा और तभी तो मैं भी जल्दी से दादी बन पाऊंगी। क्या माँ जी, आप भी? ठीक है, आप कहती हैं तो मैं कुछ दिनों के लिए शहर चली जाती हूँ, लेकिन मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। आप भी मेरे साथ चलिए। अच्छा अच्छा ठीक है। उधर शहर में आलोक को अपनी ही कंपनी की मैनेजर नैना से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ शादी करके उसके घर में ही रहने लगता है। नैना मॉडर्न, बोल्ड और खूबसूरत शहरी लड़की थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती बिगड़ी हुई लड़की थी। आलोक उसके साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। गट्टो अपनी सास कमला के साथ बस पकड़कर शहर पहुंच जाती है और वो आलोक के बताए हुए पते पर पहुंचती है, जहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि आलोक अब वहां नहीं रहता। कि तभी आलोक अपनी कार से घर जा रहा होता है और उसकी नजर उन दोनों पर पड़ती है। माँ, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हाँ आलोक, हम सुबह से तेरा घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो तूने पता दिया था उन्होंने कहा तू अब वहाँ रहता ही नहीं है। हाँ माँ, अब मैं कहीं और रहता हूँ। आलोक उनको अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ नैना हाथ में वाइन का गिलास लिए उससे पूछती है, अरे आलोक, ये इन दो जोकरों को कहाँ से उठा लाए? सर्कस गए थे क्या? नैना, ये मेरे दोस्त की माँ और बीवी है। काम की तलाश में गाँव से आई है और हमारी मेड भी तो गाँव गई है ना, तो तब तक इन्हें ही काम पर रख लेते हैं। आलोक की बातें सुनकर कमला और गट्टो हैरान रह जाती है। आलोक उन्हें अकेले में जाकर समझाता है, माँ, ये मेरी बीवी है और मैं इसी के घर में रहता हूँ और जब तक आप दोनों यहाँ हो अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो अपने बेटे का मरा हुआ मुंह देखोगी। गट्टो और कमला चुपचाप उस घर में रहकर घर का सारा काम करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रोज, हे राम, इतने सारे बर्तन! जब उस बड़ी सी मशीन में कपड़े धुल सकते हैं तो फिर ये बर्तन क्यों नहीं? मैं एक काम करती हूँ, अभी के अभी जाकर वो सारे बर्तन धो देती हूँ। गट्टो वो सारे बर्तन वॉशिंग मशीन में डाल देती है और मशीन में से जोर जोर से धड़ाम धड़ूम की आवाज आने लगती है और फिर एक जोरदार आवाज के साथ वॉशिंग मशीन की मोटर जल जाती है। हे यू इडियट, तुम्हें किसने कहा इसमें बर्तन धोने को? गंवार कहीं की हमारा नुकसान करवा दिया। लेकिन मुंबई शहर में काम वाली आसानी से मिलती नहीं है, जिस वजह से नैना उसे घर से नहीं निकालती। रिसेशन के चलते आलोक की नौकरी चली जाती है और अब वो भी घर पर ही रहता। नैना एक शाम ऑफिस से थकी हारी घर आकर सोफे पर बैठ जाती है और फिर आलोक को बुलाकर उससे कहती है, आलोक डार्लिंग, मेरे जूते उतार दो प्लीज। वहाँ खड़ी कमला और गट्टो सब देख रही होती हैं। आलोक हिचकिचाते हुए उसके जूते उतारता है, तभी वो चिल्लाकर कहती है, सॉक्स क्या तुम्हारा बाप आकर उतारेगा?
बेचारा आलोक शर्मिंदा होकर वो सब कर देता है। जहाँ नैना हर वक्त आलोक का तिरस्कार करती तो वहीं गट्टू आलोक का खूब ख्याल रखती। धीरे धीरे आलोक के मन में नैना के लिए नफरत और गट्टू के लिए प्यार जागने लगा। एक दिन कमला ने गट्टू से कहा, बहू, अगर हमें अपने पति को अपनी ओर आकर्षित करना हो तो घर के काम के साथ साथ खुद पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर कमला गट्टू को पास के पार्लर में ले जाती है, जहां वो उसका मेकओवर करवाती है और उसकी टेढ़ी चोटी अब लंबे खुले चमकदार बन गए थे। अब वो काफी सुंदर दिखने लगी। आलोक ने जब उसे ऐसे देखा तो वो उसे देखते ही रह गया। अगले दिन करवा चौथ होता है। गट्टू आलोक के लिए व्रत रखती है, जबकि नैना ने व्रत नहीं लिया होता। ये व्रत का ढोंग किस लिए गट्टू, और वो भी उस आदमी के लिए जो तुम्हें छोड़कर भाग गया? अरे मैं तो कहती हूँ ऐसे आदमी को बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा मत कहिए। वो बुरे हैं, भले हैं, जैसे भी हैं, मेरे पति हैं। बुरा है, भला है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। हो मेरा पति मेरा देवता है। शाम को कमला गट्टू से कहती है, बहू देख तो चांद निकल आया है, अब व्रत तोड़कर कुछ खा ले बहू। नहीं माँ जी, जब तक वो मुझे अपने हाथों से पानी नहीं पिलाएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। आलोक ने गट्टू को जैसे ही अपने हाथों से पानी पिलाया तो उसे नैना ने ऐसा करते देख लिया। आलोक, क्या है ये सब? अच्छा, अब मैं समझी। मैं सारा दिन ऑफिस में रहती हूँ और तुम सारा दिन घर पर पड़े रहते हो, तभी इस चुड़ैल ने तुम्हें अपने झांसे में फंसा लिया होगा। और तुम्हें भी घर बैठी रखेल मिल रही है तो इसमें बुराई क्या है? मेरे ही टुकड़ों पर पलकर मेरे ही घर में रहकर मुझे ही धोखा दे रहे हो अपने इस रखेल के साथ मिलकर। अपनी बकवास बंद करो। बीवी है वो मेरी पहली पत्नी। मेरी ही भूल थी जो मैंने तुमसे सच छुपाया। लेकिन अच्छा ही है जो सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई। मैं गट्टू से प्यार करता हूँ और मुझे गर्व है कि ये मेरी बीवी है। यू इडियट, निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से। डिवोर्स के पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे। अरे तुम क्या मुझे तलाक दोगी? मैं ही तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इसके बाद आलोक गट्टू और अपनी माँ के साथ घर से निकल जाता है। लेकिन अब उनके पास ना तो रहने का ठिकाना होता है ना ही कोई काम। आलोक जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम खाने का एक ठेला लगाएं। मुंबई शहर में ज्यादातर नौकरी पेशा लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं और वो सभी बाहर का खाना खाकर बोर हो जाते हैं। तो अगर हम अपने ठेले पर घर का बना खाना बनाकर बेचेंगे तो वो सबको बहुत पसंद आएगा। गट्टू का आइडिया काम कर जाता है। वो अपने ठेले पर राजमा चावल, कढ़ी चावल और दाल रोटी सब्जी बनाकर बेचने लगती है, जिससे उसे खूब मुनाफा होता है। और कुछ ही दिनों में वो और आलोक मिलकर खुद का एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। साथ ही शहर में अपना एक घर भी ले लेते हैं। आलोक नैना को तलाक देकर